Hello friends, I am Sunil sir and I am back with a new video. Friends, in this video we will try to start a series of ecology basically. और इस पूरे वीडियो में हम जो है इकोलॉजी के पूरे सीरीज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। वीडियोस पार्ट्स में होगी और स्टार्ट करेंगे सबसे लोअर मोस्ट चैप्टर से जिसको आप एनवायरमेंटल इश्यूज कहते हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 16। अब आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो बेसिकली ये चैप्टर जो है बात कर रहा है एयर पोल्यूशन, उसके कंट्रोल के बारे में। सेकेंडली इट इज टॉकिंग अबाउट वाटर पोल्यूशन, उसके कंट्रोल के बारे में, और सॉलिड वेस्ट। सो ऐसे करके जो है टोटल 6.9 है। तो हम ओके स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप ही ने रिक्वेस्ट किया था सर इकोलॉजी पढ़ाइए, तो उसी इकोलॉजी को लेकर के मैं आया हूँ फिर से और आपके लिए एकदम सिंपलेस्ट वे में बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला जो वर्ड यहाँ पे आ रहा है वो है ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो तो हुआ नो डाउट ओवर लास्ट 100 ईयर्स। खास करके अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इंडिपेंडेंस के बाद जब देश को आजादी मिली उसके बाद पॉपुलेशन बहुत बढ़ा। जब पॉपुलेशन बढ़ गया तो डेफिनेटली इंक्रीज होगी क्या चीजों की, तो देयर वाज इंक्रीज फॉर डिमांड ऑफ फूड, वाटर, होम, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ऑटोमोबाइल्स, हर वो चीज जो इंसान को चाहिए वो सबकी डिमांड बढ़ गई। देखो पॉपुलेशन आप चाहे जितना भी बढ़ा लो, प्रोडिगैलिटी ऑफ प्रोडक्शन नाम का भी एक चीज है जो चार्ल्स डार्विन ने हमें बताया हुआ था। ठीक है, अब ये सारी चीजें अगर नहीं बढ़ती है तो जाहिर सी बात है उनका एक लिमिट हो जाएगा, लिमिट के हिसाब से यूज होगी। तो जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, डिमांड जब बहुत बढ़ने लगा तो इंसानों ने क्या किया, नेचर के ऊपर जो है और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर क्या किया, प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया। और जब प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है अब किसी भी चीज में प्रेशर डाल दो तो बराबर तो होगा नहीं, जिस वजह से इंसानों ने एयर, वाटर और सॉइल तीनों को पोल्यूट कर दिया, कंट्रीब्यूट कर दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चों, इट इज द नीड ऑफ द आर बेसिकली। अब ये चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए कह रहा है इट्स द नीड ऑफ द आर। नीड ऑफ द आर मतलब आपको चेक करना है कि नेचर का डिग्रेडेशन और डिप्लीशन जिस कारण से भी हो रहा है उसे हमें रोकना पड़ेगा। प्लस हमें विदाउट हॉल्टिंग दी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट भी नहीं रुकना चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम जो है ह्यूमन का जो है ग्रोथ भी होना चाहिए। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है जिसके ऊपर नीट में वन लाइनर्स क्वेश्चन आते हैं, वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन बेसिकली एक अनडिजायरेबल चेंज है। ठीक है, अभी अनडिजायरेबल मतलब वो चेंज जो आप चाहते नहीं थे और हो रहा है, इस वजह से आपका बॉडी, आपका माइंड उतना खुश नहीं रह रहा है जितना वो रहना चाहता है। दैट इज व्हाट इज पोल्यूशन, अनडिजायरेबल चेंज। अब अनडिजायरेबल चेंज किस में हो सकता है? फिजिकल में हो सकता है, केमिकल में हो सकता है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है ऑफ एयर, लैंड, वाटर एंड सॉइल। अगर ये तीनों चीजें बदल जाती हैं तो आपको यहाँ पे कीवर्ड क्या याद रखना है बच्चों? सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि पोल्यूशन क्या है, तो हमने कह दिया इट इज अनडिजायरेबल चेंज। और ये अनडिजायरेबल चेंज बेसिकली किस में हो रहा है? तो हमने कह दिया एयर, वाटर और सॉइल। ये तीनों चीजें जब डिस्टर्ब हो जाएंगी तब इंसान को प्रॉब्लम क्या होता है, स्टार्ट होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब इसको रोका कैसे? देखो किसी न किसी वजह से तो पोल्यूशन हो रहा है, तो हम ये कह देते हैं जिस चीज की वजह से पोल्यूशन हो रहा है उन्हें हम पोल्यूटेंट्स कह देंगे। जैसे कार में से धुआं निकलता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, SO2 गैस है, वो सब क्या, वो सब पोल्यूटेंट्स हैं। अभी हमें क्या करना है, वी नीड टू कंट्रोल द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, क्योंकि अगर हमें रहना तो इसी अर्थ पे है। अगर आपने जरा सा भी चेंजेस कर दी तो शायद ऐसा हो सकता है कि अर्थ ही पूरा डैमेज हो जाए और इंसान खत्म हो सकता है। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज यूजुअल, हमारी इंडिया ने एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास किया in 1986. This is a very important question as far as your NEET exam is concerned. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल पास कर दिया, ठीक है, दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। आपका ड्यूटी बन जाता है प्रोटेक्ट करो एनवायरमेंट में। लेकिन इस एक्ट में क्या था? इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर एंड सॉइल। तो ये पूरा चैप्टर जो एयर, वाटर और सॉइल के अराउंड ही घूमेगा। चलिए सबसे पहला हम बात कर लेते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय दिस वर्ड एयर पोल्यूशन? सी, ये तो बहुत बेसिक सेंटेंस है, आप सब जानते हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर फॉर आवर रेस्पिरेटरी नीड्स। जब आप ऑक्सीजन लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड दोगे तभी तो आप जिंदा रहोगे। लेकिन अगर मान लो जिस हवा को आप अंदर ले रहे हो उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं,
तो पोल्यूटेंट होने की वजह से क्या होगा, आपका पूरा बॉडी इंजर्ड हो जाएगा। दूसरी बात, ये जब फार्म में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, रिड्यूसेस द ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स। मतलब एयर पोल्यूशन से इंसान भी डैमेज हो रहा है, क्रॉप्स का जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो रहा है, और बहुत बार तो ये हो जाता है इस एयर पोल्यूशन से क्या हो जाता है, प्री मैच्योर डेथ ऑफ द प्लांट्स। तो यहाँ पर की नोट हमारे लिए क्या होगा, सबसे पहला एयर पोल्यूशन हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है, दूसरा जो है क्रॉप्स को डैमेज कर देता है, और प्री मैच्योर्ड जो है डेथ कर देता है प्लांट्स का। तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी। फिर क्या कह रहा है कि एयर पोल्यूशन हैज डिलीटेरियसली इफेक्टेड द रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब ये इतना ज्यादा अफेक्ट कर चुका है कि आज इंसान का लाइफ स्पैन जो है कम हो चुका है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हार्मफुल इफेक्ट जो होगा, बेसिकली हार्मफुल इफेक्ट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीजें होती है। मतलब जो पोल्यूशन आपके बॉडी को हार्म कर रहा है, तो सबसे पहली चीज तो हमें ये देखनी पड़ेगी कि भाई उस पोल्यूशन का, उस पोल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। अच्छा, आपको कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो दूसरा आप जो चेक करोगे वो है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, मतलब कितने समय के लिए वो आप उसके लिए एक्सपोज हो। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं बेचारे, वो तो दिन रात जो है ट्रैफिक में ही रहते हैं, तो उनको तो ज्यादा हो जाता है, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, एक इन्होंने स्मोक स्टैक्स की बात की है। देखिए, स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट, smelters and other industries, they release lots of particulate and gaseous pollutant together. अब देखो यहाँ पर जो बात कहना चाह रहे हैं कि ये जो स्मोक स्टैक है वो दो चीजें साथ में मिक्स करके हवा में रिलीज कर देता है। सबसे पहला क्या रिलीज करता है, तो हम कहते हैं पार्टिकुलेट एंड गैसियस मैटर और पोल्यूटेंट। उसके साथ साथ क्या रिलीज कर रहा है, उसके साथ साथ हार्मलेस गैस। मतलब ये हो गया कि अच्छी और बुरी दोनों एक साथ वो रिलीज कर दे रहा है। और जब अच्छी और बुरी गैस को एक साथ रिलीज कर दे रहा है, तब इसकी वजह से क्या क्रिएट हो जा रहा है, प्रॉब्लम। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सारे इंडस्ट्रीज को सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, सारे इंडस्ट्रीज को, सारे पोल्यूटेंट्स को पहले सेपरेट करो, फिल्टर करो, और फिर जा करके उसको रिलीज करो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली। डोंट रिलीज विद द हार्मलेस गैसेस, ठीक है। अब यहाँ पर एक डायग्राम है, देखिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, जहाँ पे यहाँ से जो है हम डर्टी एयर को पास करते हैं, और जितना भी पार्टिकुलेट मैटर होगा वो सब जो है यहाँ पर बेसिकली सेटल होता है। और जब एयर जो हवा पास हो रही है ना, यहाँ पे हमने वाटर लाइन स्प्रे डाला हुआ है, तो होता क्या है, जब पानी जो है इस हवे के साथ रिएक्ट करेगा, तो होगा क्या कि हवे के अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे ना, जो भी हवे के अंदर पार्टिकल्स होंगे, ये इस पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद वो नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वाटर में वो इधर नीचे जमा होने लगते हैं, उससे पार्टिकुलेट्स मैटर नीचे आ जाते हैं, और सिर्फ जो एयर है, एयर वो ऊपर पास होता है। तो ये स्क्रबर का काम कर रहा है। दिस इज व्हाट इज देयर हियर फॉर द फर्स्ट डिवाइस, आप कह सकते हो, जिसकी मदद से चीजें हो रही हैं। अच्छा, दूसरा एक जो है इसको आप कहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए आप जो है ना, आपको करना ये है कि आप यहाँ से गंदी हवा पास कर दो, डर्टी एयर आपने पास कर दिया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है, दैट इज कलेक्शन प्लेट जो है वो ग्राउंडेड है, ये अटैच्ड है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर निगेटिव चार्ज्ड वायर का यूज कर रहे हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये नेगेटिवली चार्ज्ड वायर्स हैं ये सब। और जब आप इस डर्टी एयर को पास करोगे तो इसके अंदर जो है बेसिकली कोरोना डिस्चार्ज होगा। कोरोना मीन्स अ चार्ज्ड पार्टिकल बेसिकली। और जब वो पास होगा यहाँ पर, तो ये जो ग्राउंड प्लेट है उसे क्या करता है, उन सारे जो है डिस्चार्ज कोरोना को जमा कर लेता है। मतलब जैसे पार्टिकल्स इधर आए तो यहाँ पर ये जमा होने लगता है, इट गेट्स कलेक्टेड, और फाइनली बाहर क्या पास होता है, क्लीन एयर। सो ये बेसिक टेक्निक्स है जिसकी वजह से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दो है, एक स्क्रबर है, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है आपको कि स्क्रबर के अंदर जो है हम यूज कर रहे हैं वाटर लाइन स्प्रे का, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में हम यूज कर रहे हैं डिस्चार्ज कोरोना निगेटिवली चार्ज्ड वायर का। देयर आर सेवरल वेज ऑफ रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर। देखो जो चीज हमने पढ़ी अब इसी को थियरी के हिसाब से भी देख लेते था कि लाइन टू लाइन अपनी एनसीईआरटी हो जाएगी बेटा।
खाली वीडियो के एक बार आप देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ विच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। सबसे ज्यादा जो पार्टिकुलेट मैटर को निकालता है, सो व्हेनेवर आई टॉक अबाउट दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर को सबसे ज्यादा निकालने वाला अगर कोई है तो कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अच्छा, ये क्या कितना निकाल सकता है? तो 99% ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर निकाल सकता है जो एग्जॉस्ट में प्रेजेंट होता है, एयर में, थर्मल पावर प्लांट का। ठीक है, अब इसमें है क्या चीज? तो हम कहते हैं इसके पास इलेक्ट्रोड वायर है जो मेंटेन करता है सेवरल थाउजेंड वोल्ट पे, बेसिकली उसको हमें मेंटेन करना है। ठीक है, और ये जो है क्या प्रोड्यूस करता है? कोरोना प्रोड्यूस करता है। कोरोना क्या रिलीज करेगा? इलेक्ट्रॉन, जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। कोरोना, कोरोना इज नथिंग बट वी कैन से इट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन जो कोरोना से निकलेगा वो थर्ड पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है और उस थर्ड पार्टिकल को नेगेटिव चार्ज दे देता है। और थर्ड पार्टिकल को अट्रैक्ट करने के बाद जब नेगेटिव चार्ज देगा तो जो कलेक्टिंग प्लेट्स थे वो ग्राउंडेड है ना, वो अट्रैक्ट कर लेते हैं उस चार्ज पार्टिकल्स को। और जो वेलोसिटी होती है हवा की, देखो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, द वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट्स मस्ट बी लो इनफ टू अलाउ द डस्ट टू फॉल। मतलब यहाँ पर आपको एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज वायर है, बेसिकली कोरोना जो है क्या देता है? एक नेगेटिव चार्ज दे देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये सारे के सारे थर्ड पार्टिकल जो है उसको चिपक जाते हैं। और चिपकने के बाद वो कह रहे हैं कि जो कलेक्शन ग्राउंडेड प्लेट है ना, यहाँ से जो हवा पास होगी, जो एयर पास होने वाली है यहाँ से, उस एयर की वेलोसिटी भले लिमिटेड साइज में मतलब स्लो होनी चाहिए, क्योंकि अगर वेलोसिटी बहुत फास्ट हुई सब करके निकल गई ना तो ये पार्टिकल नीचे चिपकेंगे नहीं, ये एक बड़ी बात है। तो वेलोसिटी जो है स्लो होनी चाहिए ताकि वो ग्राउंड प्लेट में आराम से क्या कर सके? चिपक सके। फिर उन्होंने क्या बोला देखिए, स्क्रबर की बात कर ले, उन्होंने स्क्रबर के बारे में बता दिया जो हमने पढ़ लिया। स्क्रबर जो है ये क्या रिमूव कर सकता है? इट रिमूव्स गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। स्क्रबर में जो एग्जॉस्ट होता है इट इज पास थ्रू द स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम। ठीक है, और रिसेंटली इन्होंने रियलाइज किया है द डेंजर्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर दैट आर वेरी वेरी स्मॉल। मतलब कुछ पार्टिकुलेट मैटर इतने छोटे होते हैं ना कि ये प्रेसिपिटेटर से निकल भी नहीं सकते। ठीक है, स्क्रबर से भी निकल नहीं सकते। तो अब आपको दो बातें याद रखनी है यहाँ पर। सबसे पहली बात, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है वो किस काम में आता है? तो हम कहते हैं वो पार्टिकुलेट मैटर को निकालने के काम में आएगा। दूसरा जो आपको पूछा जाए स्क्रबर, तो स्क्रबर किस काम में आता है? तो आपको याद रखना है गैसेस निकालने के काम में आता है, लाइक SO2, जो हमारा NCERT टेक्स्ट बुक कहता है। फिर उसके बाद जो आता है ये कि अकॉर्डिंग टू CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अब ये जो सारे नंबर्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिकुलेट साइज जो है अगर 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम है डायामीटर में, तब इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेटेस्ट हार्म टू द ह्यूमन हेल्थ। मतलब पार्टिकल का साइज जो है, इफ इट इज लेस देन 2.5 मीटर, मतलब 2.5 माइक्रोमीटर से भी अगर कम है पार्टिकल का साइज, तब ये जो है बहुत ही डेंजरस हो जाता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, एज पर दी सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, CPCB। अब ये फाइन पार्टिकल्स अगर आपने गलती से इनहेल कर लिया तो आपके डीप लंग्स में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ सकते हैं, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन एंड इवन डैमेज टू द लंग्स एंड इवन प्रीमेच्योर डेथ। मतलब एनी पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट विच इज लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर इन साइज। हम ऑटोमोबाइल्स की बात कर लें तो ऑटोमोबाइल्स जो है भाई सबसे खतरनाक होती हैं गाड़ियां। हम सबको पता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज किया करो, लेकिन कोई करता नहीं है। जब उसके पास खुद का प्राइवेट है तो पब्लिक में क्यों जाएगा? Automobiles are the major cause of atmospheric pollution, at least in the metro cities. Just remember this. आपको नीट में क्वेश्चन आ सकता है, मेजर कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इन मेट्रो सिटीज, तो याद रखना ऑटोमोबाइल। बहुत सारे व्हीकल्स हैं, बहुत सारे व्हीकल्स हैं। ठीक है, एज द नंबर ऑफ व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग ऑन स्ट्रीट, तो प्रॉब्लम्स जो है ना शिफ्ट होते जा रही है टू अदर सिटीज ऑल्सो। जाहिर सी बात है, अगर आप एक सिटी में रह रहे हो, दूसरी सिटी, उस सिटी में पोल्यूशन बहुत है, तो हवा तो कहीं पर भी ट्रैवल कर सकती है, तो ट्रैवलिंग की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है।
तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज द रेमेडी और व्हाट इज द सॉल्यूशन। पहला, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल along with the use of lead free petrol or diesel. This is the first point to be taken care of, lead free। ठीक है, हमें लेड फ्री पेट्रोल और लेड फ्री डीजल यूज करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स का यूज कीजिए, क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैविंग एक्सपेंसिव मेटल्स नेमली प्लैटिनम एंड पैलेडियम, ठीक है, एंड रोडियम एज द कैटलिस्ट। तो ये जो है ऑटोमोबाइल्स में फिट किए जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, ठीक है, जो क्या करता है ना, सारे हार्मफुल गैसेस को रिड्यूस करता है। कैटालिटिक कन्वर्टर की बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। तो जैसे ही आप कैटालिटिक कन्वर्टर की बात कर दोगे ना, तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो है उसमें क्या खास बात है। सबसे पहली बात, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे प्लेटिनियम, पैलेडियम और रोडियम। तो प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम नाम का जो है हैवी मेटल्स है, ठीक है, याद रखना ये तीनों के तीनों हैवी मेटल्स हैं। और ये हैवी मेटल्स जो है बेसिकली क्या करते हैं, वो सारे के सारे हार्मफुल केमिकल्स को एब्सॉर्ब करते हैं, मतलब वो पॉइजन को एनवायरनमेंट में जाने नहीं देते। अच्छा, एज द एग्जॉस्ट पासेस, अब ध्यान से समझना, गाड़ी का जो धुआं होता है जब वो पास करता है कैटालिटिक कन्वर्टर से, तो जितने भी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। कार्बन मोनोऑक्साइड and nitric oxides, they are changed to the carbon dioxide and nitrogen gases respectively. So logically यहाँ पे कुछ conversions हमें समझने पड़ेंगे। सबसे पहला हमने क्या समझ लेना है यहाँ पर, कि जो भी अनबर्न्ड होंगे, ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, जैसे आपने कह दिया अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो भी होंगे, तो ये किस में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा या नाइट्रस ऑक्साइड होगा, इसको जो है कैटालिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट किस में करेगा, तो इसको कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में और नाइट्रोजन गैस में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, उन्हीं गाड़ियों को प्रमोट किया जाता है जो जिसके पास वेल इक्विप्ड कैटालिटिक कन्वर्टर्स होने चाहिए। सो ये एक बेस्ट चीज है, ठीक है, जो अनलीडेड पेट्रोल को होता है, क्योंकि लेड क्या करता है मालूम है, वो इनएक्टिवेट कर देता है उस कैटलिस्ट को। इसीलिए कहा जाता है लेड फ्री पेट्रोल का यूज कीजिए। लेड फ्री पेट्रोल रहेगा तो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर इफेक्टिवली काम करता है। अगर लेड फ्री पेट्रोल नहीं है तो ये काम नहीं कर सकता। ये स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि सबसे ज्यादा तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बता दें कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटी अगर कोई है तो भाई साहब वो दिल्ली है। दिल्ली से ज्यादा पोल्यूटेड कोई भी नहीं होता है, द मोस्ट पोल्यूटेड। एक केस स्टडी है दिल्ली की जो हमें पढ़नी है बेसिकली। सो विथ इट्स लार्ज पॉपुलेशन ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक, दिल्ली जो है कंट्रीज की लेवल की एयर पोल्यूशन इतना बढ़ा देती है कि अगर कोई 1 घंटा वहां रह जाए तो शायद मर जाए। दिल्ली के पास जो है बहुत ज्यादा कार्स हैं, ठीक है, इट हैज मोर कार्स देन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड वेस्ट बंगाल पुट टुगेदर। गुजरात और वेस्ट बंगाल को साथ में रख दो तो भी इतनी गाड़ियां नहीं है जो दिल्ली में है। भाई दिल्ली दिल वालों की है, इसी के लिए गाड़ियां भी उनके पास ढेर सारी है। 1990s में दिल्ली जो है 4th रैंक किया था अमॉन्ग 41 मोस्ट पॉपुलेटेड, सॉरी, इन 1990s में दिल्ली रैंक किया था 4th अमॉन्ग 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। सोचो, और यहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आज भी है। एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम इन दिल्ली बिकेम सो सीरियस कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक पीआईएल फाइल हो गया था सुप्रीम कोर्ट में। मतलब लोगों ने केस तक कर दिया कि क्या चल रहा है दिल्ली में, इतना पोल्यूशन क्यों है। आफ्टर बीइंग सेंश्योर्ड वेरी स्ट्रांगली बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर इस डायरेक्टिव, गवर्नमेंट को कहा गया कि आप फटाफट एक शॉर्ट पीरियड में कुछ एक्शन ले लें, अप्रोप्रिएट मेजर्स ले लें, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया ओके ठीक है। तो उन्होंने कहा, लोगों को कहा कि स्विच कर दो भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, बसेस वगैरह का इस्तेमाल करो, डीजल मत इस्तेमाल करो, गो एंड यूज सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। all the buses of the vehicle Delhi was converted to run into CNG basically। मतलब by the end of 2002 दिल्ली की सारी बसेस जो है सीएनजी पे रन करने लगी। तो सारी बेसिक चीजें को ध्यान रखा गया।
फिर यू में आस्क अ क्वेश्चन टू व्हाई सीएनजी इज बेटर देन डीजल, तो आंसर बहुत सिंपल सा है, सीएनजी बर्न्स मोर एफिशिएंटली, ठीक है, अनलाइक पेट्रोल और डीजल इन दी ऑटोमोबाइल्स, एंड वेरी लिटिल ऑफ इट इज लेफ्ट अनबर्न, मतलब सीएनजी पूरी तरह से जल जाता है, बर्न हो जाता है, इसलिए उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, मोर एवर जो सीएनजी है ना वो चीपर है, सस्ता है पेट्रोल और डीजल से, ठीक है, इसको कोई चोरी नहीं कर सकता। अब देखो आपने सुनी होगी कि पेट्रोल चुरा ले गया गाड़ी से, डीजल चुरा ले गया गाड़ी से, लेकिन सीएनजी नहीं चुराएगा, सीएनजी कहाँ जाएगा, वो गैस को क्या अपने जेब में लेके भागेगा, कहीं नहीं भाग सकता उसको, तो सीएनजी को कोई चोरी नहीं कर सकता, वो एक अच्छी बात है, ठीक है। जो प्रॉब्लम है विद स्विचिंग ओवर सीएनजी इज द डिफिकल्टी ऑफ लेइंग डाउन पाइपलाइंस टू डिलीवर सीएनजी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन। अभी एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि पेट्रोल वगैरह तो चलो टैंकर में हमने कर दिया, लेकिन सीएनजी के लिए उसके ट्रांसपोर्ट के लिए आपको क्या जरूरी है पाइपलाइंस। तो वही चीज इन्होंने कहा कि हमें पाइपलाइंस पहले बिछानी पड़ेंगी, जिसकी वजह से हम सीएनजी को जगह जगह पे पहुंचा पाए। फिर पैरेलल स्टेप लिया गया, दिल्ली गवर्नमेंट ने लिया, रिड्यूसिंग व्हीकुलर एयर पोल्यूशन इंक्लूड्स द फेज ऑफ सारे जो BS3 BS4 जो वाले जो जूने वाले BS2 वाले व्हीकल्स थे उनको आउट कर दिया, बोला सबको अनलीटेड पेट्रोल का यूज करो, लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल का यूज करो, कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज करो व्हीकल्स में, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स, इसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट ने नॉर्म्स ला दी। अब आपको सबको पता है कि पीयूसी नाम का एक नॉर्म है जो बहुत जरूरी होता है, पीयूसी स्टैंड्स फॉर पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमें पता चल पाए कि गाड़ी का एमिशन लेवल क्या है, तो पीयूसी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली क्या कर दिया, उन्होंने न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी और रोड मैप बना दिया ताकि व्हीकुलर पोल्यूशन को क्या कर सके, हम कम कर सके। सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स बनाया गया ताकि रिड्यूस हो जाए सल्फर और एरोमेटिक कंटेंट ऑफ द पेट्रोल डीजल फ्यूल, जिसके लिए यूरो 2 नॉर्म आया, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। यूरो 2 नॉर्म फॉर एग्जांपल स्टिपुलेटेड दैट सल्फर बी कंट्रोल्ड एट 350 पार्ट्स पर मिलियन इन डीजल एंड 150 ppm इन पेट्रोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई नीट के लिए, कि अगर आप यूरो नॉर्म देखोगे, यूरो 2 नॉर्म जिसे हम कहते हैं, एज पर दिस नॉर्म होगा क्या कि पेट्रोल और डीजल में हम कितना कंट्रोल रख सकते हैं। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जैसे आप पेट्रोल और डीजल की बात करोगे तो पेट्रोल के अंदर जो है सल्फर को कंट्रोल करना पड़ेगा कितना, 350 ppm पार्ट्स पर मिलियन में, और डीजल में नहीं सॉरी, पेट्रोल में कितना होना चाहिए, तो हमने पेट्रोल में बेसिकली जो मैक्सिमम लिमिट दिया वो है 150 ppm पार्ट्स पर मिलियन, और डीजल में कितना कह दिया 350 ppm पार्ट्स पर मिलियन, तो ये बहुत जरूरी पार्ट हो जाता है, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो आर कंटेंट टू 42% ऑफ द कंसर्न फ्यूल, तो ये सारी चीजें हुई, और सल्फर को उन्होंने रिड्यूस करना सोचा टू 50 ppm इन पेट्रोल, तो अब उन्होंने कम करने की कोशिश कर ली। ये स्टिपुलेटेड था कि पेट्रोल में 150 ppm सल्फर है और डीजल में 350 ppm जो है सल्फर है, तो उन्होंने क्या सोचा, क्यों ना हम इस पेट्रोल को इसका ppm कम कर दें, तो उन्होंने क्या बनाया कि 50 तक लेके आते हैं, अगर 150 से आप 50 ppm का लेके आ जाते हो पेट्रोल में तो शायद बहुत, टू द रोड मैप इज टू रिड्यूस द सल्फर टू 50 ppm इन पेट्रोल, और डीजल को उन्होंने कम डाउन करके उन्होंने सोचा 35% पे लेके आ जाए, तो समवेयर और दी अदर इसका जो भी 350 होगा उसका 35% तक लेकर के आ जाओ, ठीक है, ये उनका गोल था। अब इन्होंने करस्पॉन्डिंगली क्या किया, देखिए ध्यान से, करस्पॉन्डिंग टू द फ्यूल व्हीकल इंजन विच ऑल्सो नीड्स टू बी अपग्रेडेड, तो उन्होंने क्या किया, BS2 भारत स्टेज 2 दैट वाज इक्विवेलेंट टू यूरो नॉर्म्स 2, क्योंकि बहुत बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, BS बोल दिया तो क्या होता है, याद रखिएगा बच्चों लोग, BS का मतलब होता है भारत स्टेज, ठीक है। और ये कहाँ पर है बेसिकली, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, आगरा, यहाँ पे एप्लीकेबल है। ये कब से है, बेसिकली उन्होंने कह दिया 1 अप्रैल 2005 से, अभी तो फिलहाल बहुत ऊपर तक आ चुका है। दूसरी बात उन्होंने ऑटोमोबाइल और फ्यूल पेट्रोल डीजल को भी किया कि यूरो 3 एमिशंस को मीट किया जाए, स्पेसिफिकली इन दीज 11 सिटीज फ्रॉम अप्रैल 5, क्यों मालूम है, क्योंकि बहुत ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज हैं,
and have to meet Euro norms 4 basically by April 2010. ठीक है, अब rest of the country will have Euro 3 emission norm compliance, ठीक है, ऑटोमोबाइल एंड फ्यूल बाय 2010. अब यहाँ पे दो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेंगी बच्चों. सबसे पहली बात जो आ जाती है वो है यूरो के नॉर्म्स. तो इन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो इन्होंने तीन चार चीजें दी है. देखो, यूरो नॉर्म 2 मेंशन कर दिया है, यूरो नॉर्म 3 मेंशन कर दिया है. अब इन्होंने क्या बोला है कि यूरो नॉर्म 3 जो है कंफर्म इन 11 सिटीज के लिए है. कौन कौन सी है 11 सिटीज? तो हम कह देंगे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, आगरा. ये जो है 11 सिटीज हैं जिसमें यूरो नॉर्म 3 जो है आपको मानना पड़ेगा. ठीक है, और साथ में यूरो नॉर्म 4 भी. मतलब ये 11 सिटीज ऐसी हैं जिनको यूरो नॉर्म 2, यूरो नॉर्म 3, यूरो नॉर्म 4 मानना पड़ेगा. लेकिन जो रेस्ट ऑफ दी सिटीज हैं, रेस्ट, उनको क्या मानना पड़ेगा? यूरो नॉर्म 3. ठीक है, तो ये बेसिक चीज है जो आपको आना पड़ेगा. अब यहाँ पर ये आता है कि थैंक्स टू द एफर्ट्स मेड बाय एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली. भाई उनको थैंक्स क्यों बोलना, उन्हीं की वजह से तो पोल्यूशन हो रही है. ठीक है, लेकिन उन्होंने कंट्रोल भी कर दी. अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट, अब बहुत ज्यादा गिरावट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 में. ठीक है, एनवायरमेंट में कम हो गया. एंड फाउंडेड दिल्ली इन बिटवीन 1997 एंड 2005. ये सबसे अच्छा अचीवमेंट था. फिर इंडिया में जो है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो आया फोर्स में, कब आया? 1981 में. अच्छा, इसका 1981 में आया. देखो, दो क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं कि व्हेन इट केम इनटू फोर्स, तो हम कह देंगे 1981. लेकिन सवाल ये उठता है कि ये अमेंड कब हुआ, तो हम कह देंगे 1987. मतलब 6 साल इसी बात पे झगड़ा चल रही थी कि भाई इसको अमेंड करना है कि नहीं करना है. सोचो, ये अपनी गवर्नमेंट है. ठीक है, फिर बाद में एक और आया नॉइस की बात. तो नॉइस इज अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड. जो अलग अलग तरीके का हॉर्न बजा के रखते हैं ना, बाइक में भी ऐसा हॉर्न लगाएंगे जैसे कुत्ता भौंकने का आवाज होगा, या कार का हॉर्न लगा देते हैं. तो इससे क्या होता है? ये पोल्यूशन ही एक तरह का साउंड पोल्यूशन है. तो हमें लाउड साउंड को बेसिकली कहीं ना कहीं कंट्रोल करना था, क्योंकि ये प्लेजर के लिए तो हो रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है. आप कभी तेज डीजे बजता हो, साउंड सिस्टम बहुत ज्यादा, उसके पास जाकर के आप खड़े हो जाओ, देखो आपका हार्ट बीट नहीं बढ़ गया तो आप बोलो, बहुत ज्यादा ड्रॉबैक आता है. जितनी बड़ी सिटी उतना बड़ा फंक्शन, जितना बड़ा फंक्शन उतना बड़ा टेंशन. मतलब उतना ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होगा. तो एक्सपोजर देखो, ये हाई लेवल ऑफ साउंड है. 150 डेसिबल और मोर जनरेटेड इज बाय द टेक ऑफ और जेट प्लेन. ये भी एक नीट का क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो जेट प्लेन होते हैं, जो रॉकेट होते हैं, ठीक है, उनका जब वो टेक ऑफ लेते हैं तो कितनी आवाज होती है? तो याद रखना, इट इज 150 डेसिबल. ठीक है, 150 डेसिबल का साउंड वो जनरेट करते हैं, और ये इतने ज्यादा होते हैं कि हमारे ईयर ड्रम्स को डैमेज कर सकते हैं. ठीक है, इवन क्रोनिक एक्सपोजर टू रिलेटिवली लो नॉइज लेवल ऑफ सिटीज में परमानेंटली डैमेज हियरिंग. मतलब इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, नॉइस की वजह से क्या हो सकता है? आपकी नींद हराम हो सकती है, स्लीपलेसनेस, हार्ट बीट बढ़ सकता है. ठीक है, ऑल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न हो सकता है, थस कंसिडरिंग स्ट्रेस टू द ह्यूमन. तो ना तो आप सो पाओगे, ना तो आपका हार्ट बीट प्रॉपर रहेगा. ठीक है, तो कहते हैं ना, मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम आवाज कम कर ले. ठीक है, वो वाली बात है इसमें. कंसिडरिंग द मेन डेंजरस इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ठीक है, जो होता है, यू कैन आइडेंटिफाई द अननेसेसरी सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन. उसको डिक्रीज करने का कोशिश कीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट, रिडक्शन ऑफ नॉइज इन आवर इंडस्ट्रीज कैन बी अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल. जैसे आप मफलिंग नॉइज होता है, मफलिंग नॉइज क्या होता है? बेसिकली जो डिस्टर्बिंग है, जो एक मफल जैसा आवाज होता है, दैट इज कॉल्ड एज मफलिंग नॉइज. जैसे आप थिएटर में कोई चीज एको होता है, तो उसे आप मफलिंग नॉइज कह सकते हो.
मफलिंग नॉइस का मतलब क्या होता है? जैसे आपने मुंह पे रुमाल बांध लिया और उसके बाद आप बोल रहे हो, तो एक तरह का मफलिंग नॉइस है। ठीक है, तो ये है। तो थिएटर्स में देख लो, आपने बहुत बार पाया होगा कि थिएटर्स में देखो, कभी आपने टच किया होगा, बहुत ज्यादा जो है वहां पे एब्जॉर्बेंट मटेरियल का यूज किया जाता है। तो जस्ट रिमेम्बर दिस। ठीक है, थिएटर में दे मेक यूज ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल। ये एब्जॉर्ब मटेरियल क्या करते हैं? सारे साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। देखो, साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा होता है? तो वुड होता है। ठीक है, स्पंजेस होते हैं, बेसिकली स्पॉन्ज जिसे हम कहते हैं वो होता है। ठीक है, थर्मोकॉल का यूज किया जा सकता है। तो ये सब क्या है? एक तरह का ये साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हॉर्न फ्री जोन्स बनाए गए हों, जैसे स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, नो हॉकिंग जोन होना चाहिए, परमिसिबल साउंड लेवल ऑफ क्रैकर्स होना चाहिए। ठीक है, लाउड स्पीकर्स का जो है यूज बंद कर देना चाहिए। डीजे सिस्टम तो बैन हो ही चुका है फिलहाल। तो ये सारी चीजें होती है जो नॉइस को कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक चीज़ें इजीली समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गया हो तो लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस वीडियो पे हम, इस चैनल पे बेसिकली हम पूरा का पूरा जो है एनवायरमेंटल इश्यूज पे ही फोकस करेंगे, और सारा इकोलॉजी का यूनिट को खत्म करने की कोशिश करेंगे। सो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी इसलिए करते हैं क्योंकि इकोलॉजी में ज्यादा कुछ बाहर का नहीं पूछा जाता। जब भी हमने देखा है, पूछे भी हैं तो कहाँ का पूछे? एनसीईआरटी बुक का ही पूछे हुए। ठीक है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।